Hello dear student, my name is Avinash Kishore, your avian sir, senior physics professor, Motion Education Private Limited, is present again with a new chapter, gravitation. ठीक है, आज के चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिक इंटरेक्शन फोर्स का वन ऑफ द काइंड है. इट इज वन ऑफ द 4 बेसिक इंटरेक्शन फोर्स. बाकी के 3 क्या क्या हैं? तो आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर इंटरेक्शन, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन एंड द 4th इज ग्रेविटेशनल. ठीक है, तो न्यूक्लियर के बारे में मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा रखा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सारे फोर्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण डेवलप होते हैं. न्यूक्लियर इंटरेक्शन की बात जो करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स का इंटरेक्शन है, उसकी जो वॉल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है, न्यूक्लियर फोर्स, वो उसके इंटरेक्शन के कारण होता है. उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स, बीटा अल्फा डीके वगैरह जो डेवलप होता है. अब चौथा है ग्रेविटेशन. वो क्या होता है? 2 मासेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, वो फोर्स ग्रेविटेशन इंटरेक्शन के कारण डेवलप होगी. तो न्यूटन ने क्या कहा? ये न्यूटन की थ्योरी है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी थ्योरी क्या है देखते हैं. उसकी थ्योरी है कि उसने कहा कि 2 मासेस के बीच में जो फोर्सेस हैं, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के. ठीक है, और ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज सेम एज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. द ओनली डिफरेंस इज इट इज माइनस, बस इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी. ठीक है, अगर इसको कंबाइन करो तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है. इस कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब उसकी वैल्यू होगी 6.67 × 10⁻11. उसकी यूनिट ये हो गई. कहाँ से डेवलप हुआ? ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, इसको इधर भेज दो, यहाँ पे kg स्क्वायर, इसको नीचे भेजोगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रेविटेशन फोर्स के. क्या क्या है प्रॉपर्टीज? नंबर 1, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही डेवलप होगा. जैसे इस फॉर्मूले को देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तरह का इक्वेशन बन रहा है, K/Q1Q2/r². इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रिपल्सिव भी होता है. कब? जब चार्जेस एक ही टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव, या तो दोनों ही नेगेटिव हो तो रिपल्सिव होगा. फिर दोनों चार्जेस अगर ऑपोजिट हो तो अट्रैक्टिव होता है. बट यहाँ पे हमेशा अट्रैक्टिव होगी. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. उसके बाद इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम. तो हमेशा एक लाइन अगर 2 मासेस के बीच में ड्रॉ करोगे, उसी के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा. करेक्ट है. उसके बाद अगर 2 से ज़्यादा मासेस हों, तब कैसे फोर्स डेवलप होगा? जैसे ये एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, ऐसे. और ये आप 1 पे निकालना चाहते हो नेट फोर्स, कैसे करेंगे? तो देखो, इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, तो यहाँ पे एक लाइन बनाओ. ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इसके तरफ जाएगा. ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इस लाइन के अलोंग ले लो, ऐसे अट्रैक्शन होगी, इसके कारण ऐसे होगी, इसके कारण ऐसे होगी. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर 1 और 2 के बीच में आप इंटरेक्शन फोर्स देख रहे हैं इस फॉर्मूले से, तो चाहे 3, 4, 5 ये प्रेजेंट हो या ना हो, फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा. तो इन दोनों के बीच में फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे सिर्फ 2 ही होते या 2 से ज़्यादा होंगे, फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा. लेकिन नेट फोर्स जो 1 को फील होगा, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. ठीक है. सिमिलरली अगर ये ट्राइंगल की तरह अगर बना रहे हैं ऐसे, तो पहले तो इनको लाइन ज्वाइन करो. ठीक है, फिर इनको लाइन ज्वाइन करो, इनको लाइन ज्वाइन करो. तो अगर 1 पे फोर्स आपको देखना है, तो 1 और 2 के बीच में जो फोर्स होगा वो इधर होगा, 1 और 3 के बीच में जो फोर्स होगा इधर होगा. फिर इनके बीच का जो वेक्टर सम है वो लगा दो. वेक्टर सम कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स F1² + F2² 2F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट. सही है. चलो, तो ये हो गई. उसके बाद देखो, ये जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम अराउंड द मासेस है. चाहे कोई मीडियम हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस फोर्स इज, it is a
कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ये ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के ही डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। इट मीन्स वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड हाफ में। तो पहले सीखेंगे कि अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं। इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, और फिर सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने। देखो क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा फॉर्म हो रहा है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज ए एंड ऑल मासेस आर आइडेंटिकल। तो मैं इस पे फोर्स कितना लग रहा है ये पता करना चाहता हूँ, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स आपको क्या दिखेगा? ये अट्रैक्ट हो रहा है ऐसे, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है ऐसे। तो अगर ये F फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है तो ये भी F से अट्रैक्ट हो रहा होगा। और F की वैल्यू क्या है? F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो नेट फोर्स क्या होगा इस पर? F नेट इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। ठीक है, ये होगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा √3f और f की वैल्यू ये होगी। ठीक है, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो नेट फोर्स है इसका वेक्टर सम करोगे तो इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे आने वाला है। इसको वेक्टर सम कर लो ऐसे, तो ऐसे आने वाला है ऐसे। तो ये भी अट्रैक्ट हो रहा है इधर, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि सभी के सभी एक तीसरे की तरफ जाने लगेंगे और जाते जाते एक जगह जाके वहां पे कोलैप्स कर जाएंगे, वहां मिल जाएंगे, या तीनों के तीनों वहां पर मिलेंगे। तो मुझे उनको मिलने से रोकना है, तो क्या करने की जरूरत पड़ेगी? इस सिस्टम को घुमाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने ओमेगा से इसको घुमाएं, कितने ओमेगा से इसको घुमा दें कि घुमाने के बाद ओमेगा की वैल्यू बताओ कि घुमाने के कारण कि ये सिस्टम कोलैप्स ना करे। दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड ओमेगा सो दैट दिस सिस्टम रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करने की जरूरत पड़ेगी? ये जो नेट फोर्स है आपका, नेट फोर्स, इसके इक्वल अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस कर दें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना, तो ये सिस्टम वही रहेगा। तो पहले तो देखना है कि ये सर्कल जो घूम रहा है इसकी रेडियस क्या होगी। तो इसकी रेडियस होगी ये वाली रेडियस। अब उसको कैसे फाइंड करें, देखते जाओ। ये A है और ये D है, ठीक है ना, AD। तो AD की वैल्यू क्या होगी पहले तो ये पता करो, व्हाट इज AD। तो AD होगी, ये अगर हाइपोटेन्यूज हो गया तो इसका ये क्या होगा, साइन। तो व्हाट इज AD इक्वल्स टू, AD इक्वल्स टू A साइन 60, ठीक है, दैट इज √3/2A इज AD। अब रेडियस क्या होगी, ये सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में काटता है। ये मैथमेटिक्स थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। तो दिस इज द रेडियस, सही है। तो व्हाट इज R इक्वल्स टू, R इक्वल्स टू 2:1, तो 2/3 ऑफ AD, सही है। तो 2/3 ऑफ √3/2 इंटू A। इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, A/√3। ये हो गया रेडियस, ठीक है। अब सुनो, ये रेडियस R है तो इसके लिए भी ये रेडियस R होगी, सेम होगा सभी के लिए। तो या फिर इसके लिए फाइंड कर लो, एक ही बात है। तो अब क्या लिखोगे
कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नेट फोर्स, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही था, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दोगे एफ रूट 3 इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर के कितना है ए बाई रूट 3, एंड व्हाट इज एफ, एफ की वैल्यू रख दो, एफ इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सही है। अब देखते जाओ, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई। क्या आ रहा है देखो ध्यान से, इन दोनों टर्म को इधर ले जाओ, तो दिस इज जी एम इंटू रूट 3 हो गया 3 बाय ए क्यू, ठीक है, इसका रूट, दिस इज ओमेगा। तो इतने ओमेगा से अगर आप सिस्टम को घुमा दो तो सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगी, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है, दो स्टार घूम रहे होते हैं सेंटर मास के अबाउट, तो घूमने के कारण क्या होता है कि वो एक दूसरे की तरफ नहीं आते, जबकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वो सब कंसेप्ट यूज करेंगे आगे। तो ये है आपका बेसिक सा एक क्वेश्चन, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है आगे ग्रेविटेशनल लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे देखेंगे। वेक्टर फॉर्म जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो अगर एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में पार्टिकल दे दिए जाएं कि पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट में है और दूसरा पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट में है, तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज ये इसकी पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल 1 की, और ये पार्टिकल 2 की पोजीशन वेक्टर है r2, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस r है। अब r वेक्टर कैसे लिखते हैं, r वेक्टर इज नथिंग बट r2 माइनस r1 वेक्टर। अब 1 को फोर्स 2 के कारण अट्रैक्टिव लगेगा इधर, और 2 को 1 के कारण फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव इधर, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, r वेक्टर की तरफ। तो r का यूनिट वेक्टर मैंने ले लिया, और f क्या होगा जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। r क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर, और उसके बाद यूनिट वेक्टर r है, यूनिट वेक्टर r है, तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखोगे, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, देखो जी m1 m2 बाई मॉड r क्यूब इंटू r, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब f(2 ड्यू टू 1 क्या होगा, f(2 ड्यू टू 1 क्या होगा, वो r वेक्टर के ऑपोजिट होगा, तो माइनस f, मैग्नीट्यूड वही रहा, और r वेक्टर के ऑपोजिट होगा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, हाँ इसको सॉल्व कर लो, बस यही आ जाएगा, माइनस r वेक्टर, करेक्ट है, मतलब माइनस जी m1 m2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इंटू r वेक्टर, ठीक है, ऐसे देखते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, देखो 5 kg का है, 50 kg का, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3 और 6,6, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या दे रखी है यहाँ पे, इसकी कोऑर्डिनेट है 2,3 और इसकी कोऑर्डिनेट है 6,6, ठीक। अब देखते जाओ, r वेक्टर कैसे लिखोगे, r वेक्टर हो गया r2 माइनस r1 वेक्टर। इस वेक्टर को कैसे लिखोगे, 6i कैप, और इसको लिखोगे 2i कैप, इसको लिखोगे 6j कैप, इसको लिखोगे 3j कैप। तो बेसिकली इनका डिफरेंस हो गया 6 माइनस 2 का i कैप प्लस 6 माइनस 3 का j कैप, तो ये बन गया 4i कैप प्लस 3j कैप इज r वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करोगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर, तो गिवन वेक्टर इज r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड r वेक्टर, ठीक है। अब देखते जाते हैं आगे, तो 4i प्लस 3j बाई रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, तो 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब फोर्स कैसे लिखोगे, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू g
m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो r मतलब ये वाली मैग्नीट्यूड है ना, ये वाली मैग्नीट्यूड, ये चलो इसी को लिखना चाहते हो इसी को लिख लो। तो ये r कितना है, मॉड r इज इक्वल टू 5, मॉड r की वैल्यू है 5, दिख रहा है। तो 5 का क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। ये हो गया फोर्स। मतलब आप इनफैक्ट डायरेक्शन भी बता सकते हो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा फर्स्ट पार्टिकल को सेकंड पार्टिकल के कारण। क्लियर है? तो ये हो गई बात फोर्स, ठीक है। जी की वैल्यू रख दोगे एग्जैक्ट आ जाएगा आंसर। तो वेक्टर फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल लॉ है, वो केवल पॉइंट मासेस के लिए ट्रू है। तो अगर एक्सटेंडेड बॉडी और पॉइंट मास के बीच में फोर्स देखें तो कैसे उसको डील करेंगे। तो हमें ऐसा डाउट होता है कि जैसे ये रॉड है, ठीक है, रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है l, और यहाँ पर एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास m, और इनके बीच की दूरी ले लेते हैं a, और इसकी लेंथ है टोटल l, ठीक है। तो अगर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है तो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास मान लें, और यहाँ से लेंथ टोटल हो जाएगी l/2 प्लस a, तो फोर्स हो जाएगा g m1 m2 बाई डिस्टेंस हो गया सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस l/2 प्लस a का होल स्क्वायर। क्या यही फोर्स होगा, क्वेश्चन मार्क। तो जरा इसको चेक करते हैं कि क्या ये कंसेप्ट सही होगा कि सेंटर ऑफ मास पे मान लें सारा मास, और उसके बाद फिर फोर्स इनके बीच का देख लें, क्या ये बात हो सकती है क्या। तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेकर इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट dx का, ठीक है, dx का। तो इस पे छोटा सा मास क्या होगा, dm, छोटा सा मास होगा dm, ठीक है। अब ये dm को कैसे लिखेंगे, dm इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये हो गया dm। अब इनके बीच का छोटा सा फोर्स क्या होगा, एलिमेंटल फोर्स g m1 m2, m2 क्या है dm, है ना। तो g dm इंटू m बाई डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। अब dm की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो g m बाई l इंटू dx, ठीक है। तो dx बाई एक्स स्क्वायर ये हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, इस पॉइंट से। इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, a, और यहाँ पे आते आते x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू a से a प्लस l, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल फोर्स आ गया। तो फोर्स देखते हैं क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी देख लो। F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया 1/x, ठीक है। इधर क्या है l, लिमिट a टू a प्लस l, वैल्यू रखो। तो जी एम एम बाई एल, अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, तो 1/a माइनस 1/a प्लस एल। अब इसका जरा एलसीएम लेके सॉल्व करना, क्या आता है देखो। तो a प्लस एल यहाँ आ गया, माइनस ए यहाँ आ गया, यानी a और a कैंसिल हो गया। तो l बाई a इंटू ए प्लस एल, और एक l यहाँ पर है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है जरा देखना, जी एम एम बाई ए प्लस एल, ये आ गया फोर्स। अब ये है टोटल फोर्स। इसको जरा इससे मिला के देखो, क्या ये दोनों सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सेंटर ऑफ मास पे मान लो टोटल मास और उसके बाद फिर पॉइंट मास हो गया तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगा देंगे, दिस इज इनकरेक्ट, ये कंसेप्ट वैलिड नहीं होता। तो हमें एक कंसेप्ट डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से जितने भी कंसेप्ट हैं वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले एक्सप्रेशन के से मिला सकते हो इसको, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी,
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, आई से। आई करंट नहीं है, इंटेंसिटी बस बताने के लिए, ठीक है। जैसे वहां पे आपने चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसी तरह से मास का भी, पॉइंट मास का भी आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आई से रिप्रेजेंट करूंगा, के को रिप्रेजेंट करोगे के से, जी से, और क्यू को रिप्रेजेंट करोगे एम से, ठीक है, और डिस्टेंस वही रहेगा, ठीक। क्या ये वेक्टर है? हाँ ये वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं? अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे, पॉजिटिव है तो। और अगर नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, टुवर्ड्स द चार्ज। लेकिन मास पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, तो कैसे इसको देखेंगे? तो देखो इसका कंसेप्ट यहाँ छुपा हुआ है कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स, वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही नेचर है। तो इसका मतलब चार्ज नेगेटिव की तरह सारे एक्सप्रेशन आने वाले हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़े थे, ठीक है। तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द मास, ठीक है ना, फील्ड इंटेंसिटी विल बी टुवर्ड्स द मास, ठीक है। ओके, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ड्यू टू रिंग देखते हैं, ठीक है। ड्यू टू रिंग कैसे, क्या होगा? आपने रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इसके कारण क्या होता है, तो चार्ज की जगह मैंने मास लिख दिया, रेडियस की जगह आर लिख दिया, ठीक है। अब इसके कारण आप निकालना चाहते हो एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, यहाँ पे, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वहाँ चार्ज में क्या था, तो वहाँ पे था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द रिंग, क्योंकि अट्रैक्टिव के जैसा होगा, नेगेटिव चार्ज के जैसा होगा, सही है। तो ये हो गया, ठीक है। कैसे आता है इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और यहाँ भी मैं बता सकता हूँ कैसे कर सकते हैं। क्या करो, यहाँ पे छोटा सा मास लो और इसके कारण यहाँ पे निकालो, फिर उसके और डायमेट्रिकली ऑपोजिट के कारण भी निकालोगे, तो देखो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, फिर इसके दो कंपोनेंट लोगे तो इधर वाला कंपोनेंट ऐड होने लगेगा और इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल होने लगेगा। तो सारे के सारे अगर इसको थीटा ले लो तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही इंटीग्रेट होने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ से आता है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे शेप का देखते हैं। अब देखते हैं स्फीयर के कारण, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने केस लिया है हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में फिर से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही कंसेप्ट लगाऊंगा। हॉलो स्फीयर में अंदर में फील्ड क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है, और मास m लेते हैं, रेडियस r। और बाहर के लिए क्या होगा, बाहर के लिए आप पूरे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 0 फॉर r लेस देन r, ठीक है, ये रेडियस है, एंड दिस इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर फॉर r ग्रेटर देन r, ठीक है। तो इसको अगर ग्राफ से मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ग्राफ से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया जी एम बाई रेडियस का स्क्वायर, तो फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, करेक्ट, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं सॉलिड स्फीयर पे। सॉलिड स्फीयर का देखो क्या है कहानी। सॉलिड स्फीयर में m मास r रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अंदर वाला पोर्शन लेता हूं, कोई भी इनर रीजन, इनर, तो इनर रीजन में स्मॉल r डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये एक स्मॉल r रेडियस का एक गोला ले लिया मैंने, है ना, ये जो स्फीयर है वो स्मॉल r रेडियस की है। तो उसका m डैश क्या होगा,
एम डैश होगा डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, तो डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, उसको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो 4/3 पाई हो गया कैंसिल, तो एम डैश की वैल्यू क्या हो गई, एम बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके कारण बाहर में फील्ड क्या होगा, इसके कारण बाहर इस जगह पे क्या फील्ड होगा, तो इसके कारण फील्ड होगा I इज इक्वल टू जी एम डैश बाई आर स्क्वायर। अब एम डैश की वैल्यू यहाँ से रखो, तो एम डैश की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो क्या आएगा, एम आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू जी एम, ये दोनों कैंसिल हो गए ना, तो जी एम आर बाई आर क्यूब। ये कहाँ पर है, दिस इज फॉर केस 1 आर लेस देन आर, तो ये कब होगा, जब आर लेस देन आर होगा। तो यहां से क्या पता चला, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये पता चलिए। क्लियर है। अब फॉर केस 2 पे आते हैं, आर ग्रेटर देन आर, तो बाहर के लिए क्या होगा, सॉलिड स्फीयर भी बाहर के लिए एक पॉइंट मास के तरफ बिहेव करेगा। करेक्ट है, बाहर के लिए भी पॉइंट मास के बिहेव करेगा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये m है, ये r। तो अब इसको अगर ग्राफ से दिखाऊं तो क्या आएगा समझ, देखो जरा ध्यान से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, I is directly proportional to R and then it is inversely proportional to R square। ये R equals to R तक है, यहाँ पर भी जी एम बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, I वर्सेस R। तो ये बेसिक सी बातें होंगी। तो ये सारे रिजल्ट्स बिल्कुल ग्रेविटेशन वाला जो रिजल्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे रिजल्ट पे मैच करता है। ठीक है ना, चलो फिर इसको लिख लो। देखो यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर लिया है, इससे आपको काफ़ी कंसेप्ट स्ट्रेंथ होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सॉलिड लिया है और एक हॉलो लिया है। ठीक है, दोनों का मास सेम लिया पर रेडियस अलग अलग है, इसकी आर है, इसकी 2r है। तो मुझे फील्ड निकालना है एट ए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, बी ले रहा हूँ यहाँ पर, सी ले रहा हूँ यहाँ पर और डी ले रहा हूँ कहीं पर बाहर। ठीक है, तो सभी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y। कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y। तो आपको इन चारों में फील्ड बताना है। तो सबसे पहले एट ए आई किस किस के कारण निकालोगे, हॉलो के कारण और सॉलिड के कारण, दोनों के कारण निकालोगे। ठीक है ना। तो ए इज इनसाइड ऑफ दिस शेल, शेल मतलब हॉलो स्फीयर। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, शेल भी बोल सकते हैं। तो इनसाइड पॉइंट पे तो उसका 0 होगा, है ना। तो आई ड्यू टू शेल प्लस आई ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, दोनों का लेना पड़ेगा आपको। करेक्ट है, तो ये तो 0 हो गया। अब सॉलिड स्फीयर का इनसाइड पॉइंट हो गया। इनसाइड पॉइंट में जो फॉर्मूला है हमारा वो सेंटर से डिस्टेंस है। कहाँ से है, सेंटर से। तो आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, जी एम बाई जी एम इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक वाई। ये क्या है, वाई है ना, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट्स 0, y वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे r माइनस वाई अपॉन रेडियस का क्यूब। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अट्रैक्टिव है तो बाहर वाले के लिए ऐसे
अंदर होगा और अंदर के लिए भी ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लोगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो टुवर्ड्स द सेंटर कहाँ है? सेंटर कहाँ है? इधर है, और ए पॉइंट यहाँ है, तो किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो यहाँ लिखोगे प्लस जे कैप, ठीक है। चलो एट बी, बी के लिए देखो, बी के लिए सॉलिड का भी अंदर का है और शेल का भी अंदर का है, तो शेल का 0 हो जाएगा, शेल का क्या हो जाएगा? 0। तो सॉलिड के लिए क्या लोगे? अब डिस्टेंस ये वाली लेनी पड़ेगी आपको, तो यहाँ से यहाँ तक अब y हो गया, है ना, और डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, तो अब क्या लिखोगे? y माइनस आर, तो gm y माइनस आर अपॉन आर क्यूब। लेकिन अब डायरेक्शन की किधर होगा? सोचो, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो ऐसे होगा आई का डायरेक्शन, और इसमें ऐसे होगा आई का डायरेक्शन। तो देखो y के ऑपोजिट है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? माइनस जे का, ठीक है, वेक्टर है। शेल का अभी भी 0 है क्योंकि अंदर में है। अब सी पे आ जाओ, अभी भी शेल के अंदर हो तो शेल के कारण 0 होगा, लेकिन सॉलिड के कारण बाहर पहुंच गया। डिस्टेंस कहाँ से लेना होता है? सेंटर से। तो ये वाली डिस्टेंस फिर से y है, यहाँ से यहाँ तक y है। अब y में क्या माइनस करोगे कि सेंटर से डिस्टेंस आ जाए? तो ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो एट C I इक्वल्स टू GM बाई y माइनस आर का होल स्क्वायर, y माइनस आर का होल स्क्वायर किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। अब पहुंचो बाहर, दोनों के लिए बाहर है, दोनों के लिए बाहर है, तो दोनों के लिए बाहर में क्या करना होगा? I ड्यू टू शेल प्लस I ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। अब शेल के लिए भी 0 नहीं होगा और इसके लिए भी 0 तो वैसे होता भी नहीं है, तो शेल के लिए बाहर पहुंच गया। कहाँ से डिस्टेंस लेना होता है? सेंटर से। ये वाला डिस्टेंस क्या? y, हमेशा y डिस्टेंस चल रहा है क्योंकि आप y एक्सिस पर हो, ठीक है। तो y में से क्या डिस्टेंस माइनस कर दोगे? 2r माइनस कर दोगे, तो gm बाई y माइनस 2r का होल स्क्वायर किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर, प्लस उसका भी मास m ही है और इसके लिए भी बाहर का पॉइंट लोगे, लेकिन कहाँ से डिस्टेंस होना चाहिए? यहाँ से। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा? y में से r माइनस कर दो, तो gm y माइनस r का होल स्क्वायर, ये भी किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हो गया नेट फीट, ठीक है। तो इससे काफ़ी डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कैविटी के कारण, तो आई होप ये कर सकते हो आप। कैविटी में ऐसे बना के दे देता हूँ, ऐसे इनको ट्राई कर लेना ये सब क्वेश्चन खुद से। ये है, ठीक है ना। तो अगर आपसे फील्ड पूछा जाए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो अब क्वेश्चन क्या हो गया? देखो अब हो गया x एक्सिस के अलोंग और ऐसे ले लो y, ठीक है। तो इसको ट्राई कर लेना। कैसे करोगे? उल्टा हो गया, देखो ये हॉलो हो गया, ये सॉलिड हो गया, तो इसको आप ट्रीट करोगे, एक बड़ा सा गोला है सॉलिड का और एक हॉलो है उसमें जिसकी नेगेटिव मास है, नेगेटिव मास ट्रीट कर लेना, तभी उसको आप कैविटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैविटी वाली बात हो गई और सॉलिड स्फीयर की बात हो गई, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है ये? देखो किसी भी प्लैनेट, जैसे अर्थ की बात हो गई, अर्थ में अगर एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दिया जाए, है ना, तो वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण मूव करने लगेगा। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसी भी प्लैनेट या हेवनली बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है, ठीक है। तो जरा इस पॉइंट को समझते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन व्हाट कैन यू से? द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसी ए को क्या लिखते हैं? जी लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर इस डेफिनेशन को देखो
तो ये डेफिनेशन तो फील्ड इंटेंसिटी का भी था। उसकी डेफिनेशन क्या थी कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना। F बाई एम ही तो था वो, क्यों? क्योंकि F का फॉर्मूला है GM बाई आर स्क्वायर। अब उसको m से डिवाइड कर दो तो देखो ये क्या बन गया, GM बाई आर स्क्वायर। तो यही तो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली एक ही माना जा सकता है। तो फिर मुझे कोई डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने पहले कर रखा है सेम टू सेम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो G का फॉर्मूला क्या होगा फॉर अर्थ? अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के लिए फील्ड इंटेंसिटी किस तरह बिहेव करेगा, ये सॉलिड स्फीयर की तरह, ठीक है। तो m मास r रेडियस, तो अर्थ के लिए G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G हो जाएगा GM बाई आर स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब अगर इसको वैल्यू रखोगे, G की वैल्यू रखोगे, M की वैल्यू रखोगे, R की वैल्यू रखोगे, तो G का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अर्थ, ठीक है ना। अर्थ का मास फिक्स है, G फिक्स है, रेडियस फिक्स है। रेडियस पता है क्या होता है, 6400 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ भी आपको पता होगा, ठीक है। G भी पता ही है, मैंने बता रखा है आपको। सारे वैल्यूज रखोगे तो ये लगभग आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कैलकुलेशन के लिए अपन 10 भी लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएशन G पे कैसे कैसे आता है, ठीक है। चलो तो वेरिएशन इन G देखते हैं। सबसे पहला लेता हूं मैं ड्यू टू हाइट अबव द अर्थ। तो यहां से h हाइट ऊपर पर एक ऑब्जेक्ट लेके चले जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट। और अब देखते हैं कि यहाँ पर G क्या है। तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, फील्ड इंटेंसिटी से इसको रिलेट किया गया है ना। तो G डैश को क्या लिख सकते हो, G डैश को लिख सकते हो कि आपको फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर का फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, GM बाई सेंटर से डिस्टेंस। सेंटर से डिस्टेंस क्या है, R प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गया G डैश। अब इसको अगर इससे कंपेयर करना है तो G डैश बाई G इज इक्वल्स टू क्या होगा, GM और GM हो गए कैंसिल, तो R स्क्वायर बाई R प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो G की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, G R बाई R प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ऐसे कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना, H अबव द अर्थ, ठीक है। अब अगर H की वैल्यू बहुत कम है, इफ H इज मच लेस देन R, मतलब ज्यादा ऊपर लेके नहीं गए, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन होगा देखते हैं, इसको देखते हैं। तो G डैश इक्वल्स टू GM बाई R को यहां से बाहर निकाल लो, तो क्या हो गया 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। क्या क्या मैंने यहाँ से R बाहर निकाल लिया, तो स्क्वायर से बाहर निकलेगा ये। अब GM बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, G, तो G डैश इक्वल्स टू G 1 प्लस एच बाई आर होल टू द पावर -2 लिख सकते हैं। अब अगर H की वैल्यू बहुत ही छोटी है R के मुकाबले, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप, अप्रोक्सीमेशन, है ना, दैट इज H बाई आर इज मच लेस देन 1। तो क्या लिख सकते हो, G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस 2H बाई आर। ये भी एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड है। कौन से कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन ये है कि H मस्ट बी लेस देन R, तो नियर अर्थ रेडियस, मतलब अर्थ से बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, तब वो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब अगर डेप्थ की बात करें, नंबर 2, एट ड्यू टू डेप्थ, मतलब अर्थ के अंदर जा रहे हो। तो अंदर जा रहे हो इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी का अंदर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। क्या, देखो मैं डेप्थ की बात कर रहा हूं, तो मैं डी अंदर जा रहा हूं, ऐसे डी जा रहा हूं अंदर,
लेकिन हमारे पास फॉर्मूला कहाँ से है, हमारे पास फॉर्मूला है सेंटर से, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा r माइनस डी। अब आप g क्या लिख सकते हो, g डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, जी एम आर, आर का वैल्यू क्या है r माइनस डी बाई आर क्यू। याद आ रहा है क्या क्या लिख रहा हूं मैं, जी एम आर बाई आर क्यू, और r क्या है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे अर्थ को। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि हमारा वेरिएशन किस तरह से आया। तो यहाँ से एक आर स्क्वायर को इसके साथ रखो, तो जी एम बाई आर स्क्वायर, और इस आर को ले जाओ अंदर, तो आर बाई आर माइनस डी बाई आर। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम, जी, तो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ है, इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन इस एक्सप्रेशन को यूज करने से पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, करेक्ट। अब एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा, d इक्वल्स टू आर हो जाएगा, है ना, ये d इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू आर रखोगे तो ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो g डैश इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। तो इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, कंबाइन करें बाहर के लिए और अंदर के लिए, तो अंदर में आपको क्या दिख रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो खैर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि इसकी g का ग्राफ फील्ड इंटेंसिटी की तरह आएगा। तो बिल्कुल सेंटर पे पहुंच गया तो 0 हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, एट r, ठीक है ना। तो ये हो गया वेरिएशन g वर्सेस डिस्टेंस, इसको r लिख दो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, करेक्ट है। तो ये g का वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको ये बताता हूं कि अर्थ के रोटेशन के कारण भी g का वेरिएशन हो सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ गए आप, ठीक है। इसमें एक और एक्सप्रेशन मैं आपको बताता हूं, रुको थोड़ी देर में। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक वेरिएशन ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे g इक्वल्स टू क्या हुआ, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यू। अब इन दोनों को यहाँ पे रखो, तो g इज इक्वल टू g इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गए। अब ये सारे टर्म कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, तो कह सकते हो g इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर, ठीक है। तो इसका मतलब कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसा प्लैनेट जिसकी डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ and radius of planet is thrice the radius of earth, find g in the planet, ये पूछा जाए। तो आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, ये लगा देना सिर्फ। कैसे लिखोगे, g of earth by g of planet equals to rho of earth into r of earth by rho of planet into r of planet। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, ट्वाइस दी अर्थ थ्राइस दी अर्थ, तो यहाँ लिख दो 2 और यहाँ लिख दो 3। तो ये अर्थ और अर्थ कैंसिल हो जाएंगे, रो ई आर ई, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बन गया 1/6। तो जी प्लैनेट इज 6 टाइम जी ऑफ अर्थ, जी प्लैनेट, ठीक है। तो अर्थ के मुकाबले 6 गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उस प्लैनेट में जिसकी डेंसिटी अर्थ के 2 गुना है और रेडियस 3, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अर्थ के रोटेशन के कारण भी जी का वेरिएशन हो सकता है।
देखते हैं कैसे। जैसे ये अर्थ है, हाँ, अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m स्मॉल m, ठीक। अब इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे। एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, वो क्या होगा mg। और दूसरा क्योंकि ये घूम रहा है ओमेगा से, तो इसी में बैठ के देख रहे हो तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब मैं एक एंगल लेता हूं, लैटिट्यूड एंगल जिसको बोलते हैं थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब ये दोनों वेक्टर हो गए, इन दोनों वेक्टर को जो आप जोड़ोगे और जो वेक्टर सम होगा वो होगा m g डैश, क्योंकि जो नेट फोर्स होगा वही नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसका वेक्टर सम कैसे लिखेंगे, वेक्टर सम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट अंडर, ये होगा mg डैश। सही है, वेक्टर सम कर दिया मैंने। अब सुनो, अब यहां से मैंने m स्क्वायर तीनों से m स्क्वायर को कॉमन लेकर बाहर ले लिया, तो यहाँ m और यहाँ m कैंसिल हो गए, तो g डैश इक्वल्स टू जी स्क्वायर ओमेगा के पावर में 4 r स्क्वायर। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा हो गया इंटू 2gr, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर भी होगा यहाँ पे इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, बात सुनो, सबसे पहले क्या समझना है, ये ओमेगा की वैल्यू है कितनी। तो ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा ऑफ अर्थ, वो क्या होता है 2 बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगा 86400 सेकेंड। तो इतना रेडियन पर सेकेंड होते हैं, ठीक है, इतनी रेडियन पर सेकेंड। तो देख रहे हो इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है ना, 86400 सेकेंड, बहुत छोटी है। तो क्योंकि वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो उसका जो फोर्थ पावर दैट इज नियरली टेंडिंग टू 0, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हो गया नेग्लेक्ट। अब इस r को देखो क्या लिखोगे, यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो एक ट्राइंगल, यही रेडियस है, ये है रेडियस ऑफ सर्कल जिसमें ये घूम रहा है ना, इस सर्कल में ये घूम रहा है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो r को क्या लिख सकते हो, तो मैं r को लिख सकता हूं r cos थीटा, ठीक है ना। कैसे आया ये, मैं ट्राइंगल बना देता हूं यहाँ पे, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, ये थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है। व्हाट इज स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R cos थीटा। चलो, तो अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो g डैश इक्वल्स टू, इसमें से g स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ g है, यहाँ g स्क्वायर, इसको कॉमन लेके बाहर निकालो, तो क्या बनेगा g, ये हो गया 1, यहाँ आ गया माइनस, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, माइनस, इसमें से g कॉमन ले लिए, g स्क्वायर को कॉमन लिए, तो g से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि g स्क्वायर से डिवाइड करोगे g और g कैंसिल होगा, एक g नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 2, और r की वैल्यू यहाँ से रख दो, r cos थीटा, तो r और r cos स्क्वायर हो गया, है ना। तो 2 r cos स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई g होल टू द पावर हाफ। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं,
और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो ये वाली वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो ओवरऑल वैल्यू 1 के सामने बहुत छोटी हो जाएगी। दिस इज वेरी लेस, तो यू कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो 2 है वो यहाँ से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस, जब 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 2 डिवाइड हो जाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा बाई g। आया समझ में? तो 2 और 2 कैंसिल, अभी g से मल्टीप्लाई कर दो, तो g डैश इज इक्वल्स टू g, और ये g और g कैंसिल, माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया g की वेरिएशन, ठीक है। तो g ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओवर, दैट इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड ओवर, सही है। r क्या है? रेडियस ओवर, लेकिन थीटा क्या लोगे? थीटा होगा लैटिट्यूड एंगल जो होता है, ठीक है ना। थीटा के बारे में मैं बता दूं, फॉर इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इक्वेटर में जी डैश क्या होगा? जी डैश एट इक्वेटर इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। फॉर पोल्स व्हाट इज थीटा? 90 डिग्री। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, इसका मतलब नो वेरिएशन इन जी, ठीक है, एट पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में जी का कोई वेरिएशन नहीं होगा। और वही अगर इक्वेटर की तरफ बढ़ना शुरू करोगे तो जी का वेरिएशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो गोल्ड होता है, गोल्ड का कॉस्ट वो वेरी करता है, क्योंकि वेट आप कैसे करेंगे गोल्ड को? जी से, और जी का वेरिएशन हो रहा है तो फिर तो उसका वेट का भी वेरिएशन हो जाएगा, तो कॉस्ट का भी वेरिएशन आ जाएगा। इसीलिए हमने कॉस्ट का ही वेरिएशन डिफरेंट कर रखा है अलग अलग प्लेस पे, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के पर्टिकुलर पॉइंट पर अलग अलग मेजरमेंट दे सकता है अपने वेट का, है ना। अच्छा, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ अर्थ की क्या वेरिएशन हो, क्या रोटेशन हो इक्वेटर पे कि उसकी जो जी है वो आधी हो जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड ओमेगा सो दैट जी एट इक्वेटर इज g/2, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, यहाँ क्या लिख दोगे? g/2 इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये इधर, तो ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू g/2, तो ओमेगा इक्वल्स टू g/2r का अंडर रूट। तो अगर इतने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होने लगे तो इक्वेटर पे g की वैल्यू आधी हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि मान लो अर्थ के किस एंगुलर वेलोसिटी पे पेंडुलम में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, या पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा, इक्वेटर पे ऑसिलेट ही नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन अगर है तो ऑसिलेट नहीं करने का मतलब अगर आप इसको डिस्प्लेस किए ऐसे ही रह गया, इधर किए ऐसे ही रह गया, ऐसा तब होगा जब उसको कोई ग्रेविटेशन पुल नहीं फील हो रहा होगा। इसका मतलब जी डैश की वैल्यू क्या हो गई होगी? 0 हो गई होगी। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर जी डैश इक्वल्स टू 0, व्हाट इज ओमेगा? इक्वल्स टू g/r का रूट। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की क्या हो गई है? g/r हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कहीं भी मिक्स होकर। तो ये था बात ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रेविटी हमने देख लिया, अब आगे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मैं कोई भी डेरिवेशन नहीं दिखा रहा आपको, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है, सिर्फ उसमें ध्यान ये रखना है कि केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स ही होगी, रिपल्सिव नहीं होगी, ठीक है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो अट्रैक्टिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वहाँ क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था K Q1 Q2 बाई R। अगर Q1 और Q2 में ऑपोजिट चार्जेस हैं तभी अट्रैक्टिव होगा, तो माइनस आ जाएगा वहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस G M1 M2 बाई R लिख दिया, ठीक है। माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस इंडिकेट्स अट्रैक्टिव, इट इंडिकेट्स अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव इंडिकेट्स अट्रैक्टिव फोर्स। सिस्टम बाउंडेड है, बाउंडेड के लिए टोटल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। अगर 2 से ज़्यादा है, ये तो केवल 2 मास के लिए मैंने लिया, 2 मास सिस्टम। अब अगर मैं 3 या 3 से ज़्यादा वाला लूँ तो क्या करना होगा? 2-2 करके सब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। जैसे ये है तो इनके बीच का डिस्टेंस 1 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 3, इनके बीच का डिस्टेंस 1 3 है, तो 3 पेयर्स बनेंगे, ठीक है, 3 पेयर्स बनेंगे। तो कैसे कैसे होगा? 1 और 2 का होगा, तो माइनस आपको लगाना ही पड़ेगा हर बार। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और अट्रैक्टिव नेचर का है, इसीलिए नेगेटिव बनेगा। डेरिवेशन अगर आप करोगे, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, M2 को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर में माइनस आ जाएगा अपने आप ही। चलो, तो सब में माइनस 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 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर बना 1 2 का तो डिस्टेंस 1 2 लिए, 1 3 का तो डिस्टेंस 1 3 लिए, 2 3 का तो डिस्टेंस 2 3 लिए। तो अगर n नंबर ऑफ मासेस हैं तो NC2 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। इतने सिस्टम का यहाँ पर फॉर्म एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में अपन क्या पढ़े थे आगे? उसमें पढ़ा था हमने पोटेंशियल, यहाँ भी वही होगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगला टॉप क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, डिटेल पढ़ने के लिए आपको ईयर लॉन्ग प्रोग्राम लेना पड़ेगा, ठीक है। केवल रिवीजन ही यहाँ पे बता पाऊँगा। तो देखो, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बाय मास। तो इसमें अगर M1 का पोटेंशियल देखना है r डिस्टेंस पे, हाँ, M1 का पोटेंशियल देखना है r डिस्टेंस पे, तो M2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज ये M1 है, r डिस्टेंस पे आपको निकालना है पोटेंशियल, तो क्या होगा? माइनस GM/r। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि अट्रैक्टिव नेचर की होगी फोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे? इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड, रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी I एंड V, ठीक है। ये है फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी एंड V, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, Fg इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स है इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए आया। तो वहीं से मैं रिलेट कर रहा हूँ इसको। क्या? I कैन बी रिटन एज माइनस dV/dr, ठीक है। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो x कॉम्पोनेंट इज माइनस dV/dx, हाँ, y कॉम्पोनेंट इज माइनस dV/dy, ठीक है, एंड z कॉम्पोनेंट इज माइनस dV/dz। अगर v इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तीनों है, तो फिर पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो y और z कांस्टेंट मानना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और z कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर v निकालना हो तो कैसे लिखोगे? dv इज इक्वल्स टू माइनस I डॉट dr, ठीक है, I डॉट dr का इंटीग्रेशन, ठीक। सिमिलरली अगर x में केवल देख रहे हैं आप तो डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस EX dx का इंटीग्रेशन,
है ना। मान लो x का ही फंक्शन है केवल, तो बस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो इसी पे बेस्ड है आगे का पॉइंट कि रिंग के कारण पोटेंशियल क्या होगी। सारे फॉर्मूले जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में वो आप यहाँ लगा सकते हो। रिंग के कारण, डिस्क के कारण, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। तो सॉलिड और हॉलो का मैं बताता हूँ और रिंग का बताता हूँ कैसे आएगा, क्योंकि सॉलिड में अर्थ इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उसका पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। रिंग का आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा, -gm/r² प्लस x² आता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, यही डिस्टेंस आप लोगे और ये डिस्टेंस क्या है, r² प्लस x²। ठीक है, तो पूरे रिंग में जो मास है वो यहाँ पे आ जाता है। माइनस समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है? अब आते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के कारण क्या होता है, इनर पे, पूरे इनर पे इक्वी पोटेंशियल माना जाता है। वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे होता है, वही इनर पे होगा। सही है, तो इनर पे क्या आया, -gm/r फॉर ऑल r लेस देन इक्वल्स टू r। ठीक, और बाहर के लिए क्या है, बाहर के लिए पॉइंट मास के तरह बिहेव करेगा, तो gm/r आ जाएगा। सही, तो अगर इसके मैग्नीट्यूड को मैं प्लॉट करूं तो ऐसे आएगा। ठीक है, v वर्सेस r। ठीक है, तो ये क्या है, gm/r। इसके मैग्नीट्यूड को मैंने बस प्लॉट किया है। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ r अंदर में। ठीक, अब सॉलिड के लिए देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिराइव किया होगा कैसे होता है, वही रिलेशन जो मैंने बताया उससे आएगा, पोटेंशियल वर्सेस फील्ड का। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला है -gm/2r³ 3r² - r² फॉर r लेस देन r, मतलब अंदर में कहीं भी पोटेंशियल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना होगा आपको। r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। और बाहर के लिए कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरह। तो चाहे हॉलो या सॉलिड, एक ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वो पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करता है। तो बाहर के लिए ये हो गया। तो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे लिए r को 0 पुट करोगे, तो 0 पुट करोगे तो क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 3/2 - gm/r आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ वही फॉर्मूला आ रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखे हैं हम लोग, इसलिए मैं इसके डेरिवेशन को नहीं दिखा रहा आपको। तो क्योंकि सॉलिड स्फीयर अर्थ को ट्रीट किया गया है, तो न्यूटन ने अपने करीब 30-32 साल इसी चीज़ को प्रूव करने में लगा दिया कि पूरे मास अर्थ का सेंटर पे मान सकते हैं। उसके लिए उसने कैलकुलस यूज़ की। ठीक है, कैलकुलस को बनाने के लिए काफ़ी साल लगा, क्योंकि अर्थ का जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है, अंदर में लावा है, फिर वहाँ पे कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है, तो उसकी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन हर r डिस्टेंस पर हर जगह डेंसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं। फिर यहाँ पे डेंसिटी पूरे इस r रेडियस पे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उसने इंटीग्रेशन यहीं से बनाया। कैलकुलस जो है न्यूटन का ही देन है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बताने चाह रहा हूँ कि अर्थ के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि वो एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक, तो अर्थ के कारण देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। तो देखो, अर्थ बिहेव्स एज अ सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो उसका पोटेंशियल एट द सरफेस क्या है, -gm/r। पोटेंशियल एट द सरफेस इज -gm/r, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मास इंटू पोटेंशियल। जैसे वहाँ पे चार्ज इंटू पोटेंशियल होता था, यहाँ पे मास इंटू पोटेंशियल करेंगे। ठीक है, तो मास इंटू पोटेंशियल करो तो -gmm/r हो गया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में। ठीक, अब अगर वर्क डन बाय, एक कंसेप्ट याद रखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज u2 - u1, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस, माइनस ऑफ डेल्टा u, u1 - u2। अब एक कंसेप्ट समझते हैं, वर्क डन टू रेज m मास थ्रू अ हाइट h, वो क्या होगा। तो आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे हाइट है h, तो ये मान लो 1, ये मान लो 2। तो वर्क डन क्या होगा इस फॉर्मूले से, वर्क डन इज इक्वल्स टू u2 - u1। u2 क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल इंटू मास, वो कैसे लिखोगे, -gmm/r की जगह क्या आ जाएगा,
आर प्लस एच, माइनस 1 पे कितना था पोटेंशियल एनर्जी, जी एम एम बाई आर, ये था। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लो, जी एम एम को कॉमन ले लो, तो ये आएगा जी एम एम एच बाई आर प्लस एच, ये आएगा। लेकिन हमने तो पढ़ा था सर एम जी एच होता है, ये क्या नया आपने पढ़ा दिया। तो वो चीज़ ट्रू है अगर h इज मच लेस देन r, मतलब अर्थ के रेडियस से थोड़ा ही ऊपर आपने उठाया है, तब h प्लस आर क्या होगा, या r प्लस एच क्या होगा, नियरली इक्वल्स टू आर हो जाएगा। अब देखो तो क्या आएगा, वर्क डन विल बी जी एम एम एच बाई आर इंटू आर, क्यों, क्योंकि आर प्लस एच इज नियरली इक्वल्स टू आर हो गया। अब जी एम एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, जी होता है, तो आ गया ना एम जी एच, यही होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कब ट्रू है, जब आप रेडियस के मुकाबले बहुत ही छोटे हाइट पर लेके जाओ। अगर रेडियस के आधा या ऊपर लेके जाओगे तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको लर्न कर लेना है। ठीक, चलो तो एक क्वेश्चन से देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करने वाला। देखो मैंने आपको बस बताया कि एमजीएच का जो कंसेप्ट है वो तभी लगेगा जब हाइट रेडियस के आसपास हो, है ना, बहुत ही कम हो, मतलब रेडियस के मुकाबले हाइट बहुत कम हो। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर्स, तो सेवरल 100 किलोमीटर के आसपास ही अगर होगा हाइट, तब आप एमजीएच लगा सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि अर्थ के सरफेस से आर हाइट, यानी कि जितना रेडियस है उतना ही हाइट ऊपर गया है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप, तो बताओ जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे। इसमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया गया है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1 इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, तो ये 1 और ये, ठीक है, तो U1 क्या होगा, माइनस जी M1 M2 बाई पोटेंशियल एनर्जी क्या लोगे, सेंटर से लेते हैं, राइट, सेंटर से, तो R प्लस R। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप किया 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर, कहाँ पर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी एम एम बाई आर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, तो एम 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 हो गया कैंसिल, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया जी एम एम बाई आर माइनस जी एम बाई 2r इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या होगा, प्लस जी एम बाई 2r। ठीक है, अब इसको 2 को भेज दो इधर, तो 2 और 2 हो गए कैंसिल, 2 हो गया कैंसिल। तो देखो v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाई आर। अब अगर इसको रिलेट कर दें ग्रेविटी g वाली वैल्यू से, तो r से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये क्या बना, जी एम बाई आर स्क्वायर, दिस इज g, तो रूट जी आर, ये आ गया वेलोसिटी। अब अगर आप गलती से ये कंसेप्ट नहीं लगाते और आपको ये लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं क्योंकि हाइट लिखा हुआ है, हाइट आर लिखा हुआ है, तो आप यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, उसको ड्रॉप किया गया तो 0, और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, mm हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है वेलोसिटी का, अंडर रूट 2gr। तो इससे 2gr आ रहा है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है, रूट gr, तो ये है गलत। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला mgh वाला जो फॉर्मूला है mgh, ये लगा सकते हैं। वो कब लगेगा, जब हाइट रेडियस के मुकाबले बहुत कम हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाइट रेडियस ही ले लिया था, तो आप वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते। इनफैक्ट रेडियस का आधा लो, 1.5 टाइम्स लो, तो हर केसेस में आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या करना पड़ेगा, माइनस जी एम एम बाई आर लगाना पड़ेगा, ना कि एम जी एच। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी आपने मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? देखो, हर वो सिस्टम जिसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेकिन अगर टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वो सिस्टम बाउंड कहलाएगा। बाउंड सिस्टम मतलब पार्टिकल्स अलग नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल रख दो, अर्थ के ऊपर एक पार्टिकल रख दो m मास का, और ये कैपिटल M, इसकी दूरी r हो गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -G/m/r। काइनेटिक एनर्जी कुछ है नहीं क्योंकि मूव नहीं कर रहा, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया? टोटल एनर्जी इज -G/m/r। तो ऐसी सिस्टम जिसमें टोटल एनर्जी नेगेटिव हो तो उसको कहते हैं बाउंड सिस्टम। ठीक है, बाउंड सिस्टम। तो अगर इस पार्टिकल को अलग करना है, तो दोनों को अलग, तो आपको इसकी टोटल एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। जीरो कैसे होगा? तो जीरो करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो अलग होगा। अब इसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में प्रोवाइड करेंगे। जैसे एटम में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है। आप बोर मॉडल पढ़े होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन को सिस्टम के बाहर लेके जाना है, वो बाउंड सिस्टम हो गया। अगर उनको अलग करना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी है टोटल एनर्जी नेगेटिव, उसको जीरो करने के लिए मुझे इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी देना पड़ेगा, स्पीड देकर फेंकना पड़ेगा। तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? इट इज द वेलोसिटी विथ विच अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड so that particle escapes the pull of the planet। अर्थ के लिए बात करोगे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए जो वेलोसिटी दोगे वो एस्केप वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई? ये एनर्जी बाइंड करके रखा हुआ है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कीप द सिस्टम इंटैक्ट, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द पार्टिकल्स अवे, सबको अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये आप एटम में भी पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्स की बात होती है। ठीक, तो एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं। तो देखो, एस्केप वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी के v² लिख दो, दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों? टोटल एनर्जी आपको जीरो करना है, सो दैट इससे ओवरकम कर जाए, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए। ठीक है, तो यहाँ से एम हो गया कैंसिल, ये चल गया उधर, तो हाफ इक्वल्स टू Gm/r। तो व्हाट इज Ve इक्वल्स टू? V इक्वल्स टू 2Gm/r का अंडर। ठीक है, अब अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं या किसी भी सरफेस के लिए भी बात करूं, तो r से मल्टीप्लाई डिवाइड में कर देता हूं इसको। ठीक है, r से। पहले तो एक इसको लर्न कर लो, ये होगा एस्केप वेलोसिटी। अब डिफरेंट और फॉर्म के लिए r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो Gm/r² क्या होता है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको क्या लिख सकते हो? √2g/r, √2gr। ठीक है, अगर अर्थ की बात करें तो मास g, r रेडियस से पता है, या फिर g की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है। तो फॉर अर्थ इट इज नियरली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतने रफ्तार से किसी पार्टिकल को अगर अर्थ सरफेस से फेंकेंगे तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आएगा, तो वो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाएगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है? कुछ पॉइंट है जो नोट करके रखना है। एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √gr, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √gr, एंड g इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो से दिस इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू रेडियस। तो रेडियस स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो किसी भी प्लैनेट में अगर एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करने पूछ दिया जाए जिसमें अर्थ के मुकाबले हो, तो डेंसिटी या ग्रेविटी या रेडियस, इन तीनों में कोई एक वैल्यू जरूर गिवन होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेंसिटी गिवन होता है, तो उस प्लैनेट का आप एस्केप वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये थी कहानी एस्केप वेलोसिटी की। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक अर्थ की बात कर लो या कोई भी प्लैनेट, मास m है, r रेडियस है, इसके सरफेस से n टाइम एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसी भी पार्टिकल को, ठीक है। तो इफ वी प्रोजेक्ट विथ n टाइम्स ve एंड इफ n इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो, तो आपको बताना है फाइंड इट्स स्पीड इन स्पेस। जब वो स्पेस में पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी ये बताना है। तो देखो एक क्वेश्चन तो ये है और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो इसमें करना क्या है, इसमें जब ये पार्टिकल स्पेस में पहुंच जाएगा तो क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से आप फेंक रहे हैं, तो एक समय ऐसा होगा कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव पुल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स ज़ीरो। तो आप एनर्जी कंजर्व करेंगे u1 प्लस k1 इक्वल्स टू u2 प्लस k2। तो u1 क्या हो गया माइनस g/m/r और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हाफ m n टाइम्स ve स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी आप पुट करोगे ज़ीरो को, ठीक है ना। तो u बिकम्स ज़ीरो, दिस बिकम्स ज़ीरो बिकॉज बहुत दूर पहुंचे पे अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आता है 2gm/r n स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये होगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। मान लो n की वैल्यू गिवन है कुछ 1.5, 2 वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा गिवन है। ये हो गई बात। अब सेकंड क्वेश्चन सुनो क्या है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है कि मान लो लेस देन 1 तो क्या होगा। एस्केप वेलोसिटी की वेलोसिटी दोगे तब तो वो ओवरकम कर जाएगा, अगर लेस देन दोगे तो ओवरकम नहीं करेगा। इसका मतलब एक मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। तो आपको बताना है व्हाट इज दैट मैक्सिमम हाइट। फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये बताना है कैसे करें। फिर से अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो u1 प्लस k1 इक्वल्स टू u2 प्लस k2। u1 अभी भी वही होगा माइनस g/m/r, काइनेटिक एनर्जी हाफ m n टाइम्स ve स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं है, अब क्या ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो माइनस g/m/, क्योंकि ये तो हाइट हमेशा सरफेस से होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से लिखते हैं, सेंटर से। तो आप लिखोगे r प्लस h, मैक्सिमम हाइट अबव सरफेस, ये बताना है, ठीक है। तो r प्लस h लिखोगे और इधर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। फिर से mm हो जाएगा कैंसिल, तो जो मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी उसका आंसर आएगा n स्क्वायर r 1 माइनस n स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद सॉल्विंग पीरियड। तो कहने का मतलब है अगर एस्केप वेलोसिटी का n टाइम्स गिवन है और मोर देन 1 है, तब तो वो स्पीड मेंटेन करके चलेगा, फिर उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है वापस इसको खींच के लाने का, और एयर ड्रैग मैंने इसमें नेग्लेक्ट कर लिया है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर लिया है। अगर लेस देन 1 होगा यानी कि एस्केप वेलोसिटी से कम होगी, तो फिर वो मैक्सिमम हाइट जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, तो मैक्सिमम एनर्जी ज़ीरो होगी। जब वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, जो
प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे उसे कहते हैं सैटेलाइट। तो मैनमेड सैटेलाइट भी होता है और नेचुरल सैटेलाइट भी होता है, जैसे मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। तो मैनमेड सैटेलाइट की बात करेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये एक प्लैनेट है, प्लैनेट जिसका मास है m, ठीक, और इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस ले ली गई r। तो इस पर इधर फोर्स क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके कारण इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो ये एक सर्कल में घूमने लगेगा ऐसे, ठीक है। तो इसकी स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको कहते हैं, और इसकी स्पीड हो गई v0, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि है कितना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स जो ग्रेविटी का है वो सेंटीमीटर एक्सप्रेशन देगा हाफ mv²/r। तो ये क्या आएगा, Gmm/r² इक्वल्स टू mv0²/r। r और r कैंसिल, m और m भी कैंसिल। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, Gm/r का अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये m है मास ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब अगर रेडियस फिक्स है और अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, तो रेडियस फिक्स है तो फिर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी फिक्स हो जाएगी। फिर एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता, मतलब ओवरटेक नहीं कर सकता, उसकी स्पीड फिक्स है। तो फिक्स स्पीड से एक ही ऑर्बिट में अगर घूम रहा हो तो कोई भी सैटेलाइट ओवरटेक नहीं कर पाएगा। सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट को ओवरकम करना है तो उसकी पहले उससे मास कुछ इजेक्ट किया जाता है। तो उससे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण उसकी जो पोजीशन है, सेंटर मास कंसेप्ट वगैरह आता है उसमें, तो उसकी रेडियस चेंज हो जाएगी। रेडियस चेंज होने से फिर स्पीड चेंज हो जाएगी, फिर वापस से उसकी रेडियस वापस उसको फिट किया जाता है, तभी वो ओवरटेक कर पाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स है और कंसेप्ट इन्वॉल्व है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, इसको देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू v/r। तो इसको r से डिवाइड कर दो, तो r अगर अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, r अंडर रूट Gm/r, इसको ले लो अंदर, तो Gm/r³, ये हो गया एंगुलर, ठीक है। मैं आपको रिलेट करवाना चाहता हूँ टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω। अब ओमेगा का इन्वर्स कर लो, इन्वर्स, तो ये नीचे आके वो चल गया ऊपर, है ना। तो ये हो गया 2π, ये चल गया ऊपर r³, ये आ गया नीचे Gm, ठीक है। अगर आप स्क्वायर कर दो तो t² इज इक्वल्स टू 4π² इंटू r³। अब ये वाला टर्म तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ आ गया। इसी पे बेस्ड है केपलर्स का लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। तो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी की कहानी, सैटेलाइट की बात, ठीक। अब अपन पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में क्या होगा, -Gmm/r, सिंपल। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है आपको, तो हाफ mv0², v0² की वैल्यू रखो तो रूट यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया Gmm/2r, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा टोटल एनर्जी। तो एक माइनस है और एक प्लस है, ये हाफ में है, तो इनको जोड़ोगे तो -Gmm/2r आ जाएगा, ठीक। तो अब इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये पता चल रहा है, ठीक है। ऐसे तो इसमें अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो बताना कौन सा ग्राफ किसका है, बताओ। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में बस इंटरप्रेट हो रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के
मिरर इमेज बनेगी टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगा इन सेम सेंस, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लो, एक होता है नियर अर्थ सैटेलाइट, नियर अर्थ सैटेलाइट। तो नियर अर्थ सैटेलाइट के लिए, नियर अर्थ सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट 2g रूट 2gm/r था, ठीक है ना, ये था। अब अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी में 2 ली है, यहां पर r की वैल्यू r हो गई, तो नियर अर्थ सैटेलाइट का मतलब क्या है, रेडियस इज सेम एज रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसको यहाँ r रख दो, तो gm/r हो गया। तो अंडर रूट gm/r और r से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो gm/r² क्या बन गया, g, तो रूट gr का रूट। तो ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर अर्थ सैटेलाइट का। तो ये दोनों कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे फिक्स करके रखोगे तो एक नंबर, कांस्टेंट नंबर मिलेगा। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लिखा हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये लिखा हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अर्थ के एक पर्टिकुलर पोजीशन से सैटेलाइट को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो हमेशा स्टेशनरी ऑब्जर्व होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अर्थ और सैटेलाइट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, तभी ये बात ट्रू है। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज सेम एज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, ये मतलब हो गया। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या बनेगा, 24 आवर्स, इसीलिए वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है, ठीक। तो ये थी कहानी सैटेलाइट की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें केप्लर्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना। केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ क्या है, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसने ऑब्जर्व किया प्लैनेट्स के मूवमेंट को, ठीक है, और उसने अपना कुछ नियम बनाया। उसका पहला नियम क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। उसने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ऐसे ऑर्बिट में घूमेंगे जो एलिप्टिकल होगी, और एलिप्स के वन ऑफ द फोकस में, फोकस यहाँ और यहाँ होता है, फोकस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वन ऑफ द फोकस में सन होगा, तो यहाँ पे सन होगा और एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स मूव कर रहे होंगे, ये है पहला लॉ। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ एरिया। इसमें बताया गया कि मान लो यहाँ पे प्लैनेट था, अब यहाँ से यहाँ गया, वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम गैप है मान लो डेल्टा टी है, तो ये जो एरिया स्वीप कर रहा है, तो एरिया स्वेप्ट इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। इस जगह अगर पहले था और अब यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ का टाइम गैप अगर टी है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया, ये A2 है और ये A1 है, ये दोनों सेम होंगे, A1 इज इक्वल्स टू A2। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कैसे आता है, यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेना, ट्राइंगल का एरिया लिखोगे, बेस इंटू हाइट हो जाएगा और वो L/2m आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम L होता है, तो L कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट तो जीरो ही होगा, तो नेट टॉर्क अबाउट सन इज जीरो, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन कैन बी कंजर्व्ड, ठीक है। तीसरा है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये मैंने डिराइव करके जस्ट दिखाया पहले। तो उसने ये कहा कि ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस कहलाता है, ठीक है। इस आधा जो होगा, मेजर एक्सिस का जो आधा डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, वो डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू a³ सेमी मेजर एक्सिस। उसको आप एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि देखो डिस्टेंस पूरे टाइम चेंज हो रहा है, तो इसको एवरेज डिस्टेंस ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लो कुछ क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में लिखा हो कि सर्कुलर ऑर्बिट में कोई घूम रहा है, तो उसके रेडियस की वैल्यू लोगे, और अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है
तो सेमी मेजर एक्सिस लोगे, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस उसको बोलते हैं, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थी कहानी केप्लर्स लॉ की, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, एलिप्स पे बेस्ड हैं, क्योंकि एलिप्स की थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। उस पे बेस्ड कुछ रेशियो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और फिर सिस्टम और चैप्टर ओवर, ठीक है। चलो तो देखो, एक कंसेप्ट होता है पेरीहिलियन और एपीहिलियन, मतलब जब प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो मैक्सिमम जो फार्देस्ट डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं एपीहिलियन, ठीक है। उस पॉइंट पर पार्टिकल है और एक बार नियरेस्ट पॉइंट पर पार्टिकल है, तो उन दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इन सब का रेशियो पूछा जा सकता है। तो देखो एलिप्स के कंसेप्ट में एक एसेंट्रिसिटी कहलाता है। एसेंट्रिसिटी ए ई डिस्टेंस होगी फोकस और सेंटर से, फोकस में सन है तो ए ई और ए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक R2 हो गया, R1, ये डिस्टेंस हो गया R1 और ये डिस्टेंस हो गया R2। तो R1 को क्या लिखोगे, ए प्लस ए, और R2 को क्या लिखोगे, ए माइनस ए। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, mv1 r1, और यहाँ पे क्या होगा, mv2 r2। तो m कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या आ गया, इनवर्स रेशियो ऑफ रेडियस, तो यानी 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई हो गया। ई की वैल्यू आपको मेंशन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा यहाँ से, v बाई r1, तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो 1 माइनस ई 1 प्लस ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना होता है, ठीक। अब बताता हूँ मैं लास्ट कंसेप्ट, बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलो तो लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है दो, तो दो ऐसे स्टार सिस्टम जो फ्री है, कहीं पे हिंज किया हुआ नहीं है, कहीं पे रुका हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम है जो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो टू स्टार सिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड कॉमन सेंटर ऑफ मास इन सच अ वे दैट दे नेवर कोलैप्स। देखो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो एक दूसरे की तरफ आ जाने चाहिए, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास वहीं रहता है और ये रिवॉल्व करने लग जाते हैं। तो इसी रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके सिस्टम को वहीं रोक के रखते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी स्टार सिस्टम कभी भी कोलैप्स नहीं करता है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले इसी कंसेप्ट को यूज़ करके क्या क्या निकाल सकते हैं वो पता करते हैं। तो देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस वो है r, ठीक है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार सिस्टम, ठीक। सेंटर ऑफ मास आ गया यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास है, इसकी डिस्टेंस r1 है, इसकी डिस्टेंस r2 है। तो इसी सेंटर ऑफ मास के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में m1 रिवॉल्व कर रहा होगा, और m2 भी इस सेंटर ऑफ मास के सेंटर बन गया, सेंटर ऑफ मास बन गया इस सर्कल का सेंटर, और ये इसकी रेडियस बन गया, इस पे वो घूमने लग गया। अब मुझे ये बताओ इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या क्या होगी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पूरे टाइम कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम जो एंगुलर रोटेट होगा वो सेम होगा दोनों के लिए, सही है। तो ये इसलिए ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा। तो देखो फोर्स सेम लग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको फोर्स क्या फील हो रहा है इधर, इसको फोर्स फील हो रहा है m1 ओमेगा स्क्वायर r1, ठीक है ना। इस रेडियस के कारण इसको फोर्स फील हो रहा होगा, इधर अट्रैक्टिव फोर्स है, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इधर अट्रैक्टिव है, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इसको फोर्स क्या फील होगा बताओ, m1 ओमेगा स्क्वायर r1, सही है। और इसको क्या फोर्स फील होगा, m2 ओमेगा स्क्वायर r2, क्लियर। अब क्योंकि ओमेगा दोनों का सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कंसेप्ट क्या आ गया, m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। इससे ये वेरीफाई होता है कि यस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मूव करने वाले, क्योंकि ये रिजल्ट सेंटर ऑफ मास में आता है, m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, ठीक है। अब सुन, इसी कंसेप्ट को मैं यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी वन क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरा m2 v2 स्क्वायर। अब v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा r, v इक्वल्स टू ओमेगा r, है ना। तो अगर इसका स्क्वायर किया तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनते जाओ ध्यान से, ओमेगा ओमेगा दोनों में सेम है, कैंसल। एक r1 यहाँ से ले लो, तो r1 यहाँ से लोगे तो ये क्या बनेगा, m1
R1 इंटू R1, और नीचे क्या बनेगा M2 R2 इंटू R2। तो M1 R1 और M2 R2 तो सेम है, तो हो गया कैंसिल। तो रेशियो क्या है बताओ, R1 बाई R2। ये याद कर लेना है आपको। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दूसरा आता है रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। स्टार वो सन और प्लैनेट वाला जो कहानी है उसमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉर्क जीरो होगा उसमें, ठीक है। इसमें पूरे टाइम रेवोल्यूशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होगी। तो एंगुलर मोमेंटम इसकी क्या कहानी बनेगी, mvr है ना, mvr, क्योंकि इस समय इसकी वेलोसिटी इधर है, तो mv2 r2 mv1 r1। अब फिर से m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, तो m1 r1 कैंसल हो गए, तो हो गया v1 बाई v2। अब v इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा r, इसका भी ओमेगा वही रहेगा, ओमेगा r। अब ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो रेशियो क्या आ गया, r1 बाई r2। तो ये आपको याद कर लेना है। एंगुलर मोमेंटम का रेशियो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ही होगा और सेम ही होगा। अब निकालते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये जो सिस्टम है वो कितने टाइम पीरियड से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी डेरिवेशन कैसे होगी देखते जाओ। ये फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 r², करेक्ट। और ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स m1 ओमेगा स्क्वायर r1। तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। Gm1 m2 r² इक्वल्स टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1। अब सुनो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट इसमें लग रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके टर्म्स में r1 और r2 लिख लेंगे। तो इक्वेशन r1 प्लस r2 इक्वल्स टू r एंड m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो r1 क्या आएगा, सेंटर मास में भी पढ़े होगे आप, m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r, m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू r, ठीक है। ये r1 और r2 आ गया, ठीक है। अब सुनो, इसी r1 को यहाँ रखो, ठीक। तो यहाँ क्या आ गया, m2 बाई m1 प्लस m2। तो एक m1 आपने यहाँ से कैंसिल कर दिया था, अब m2 और m2 भी कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये r आ गया इधर, तो बन गया r3। ये m दोनों चल गए इधर, तो बन गया Gm1 प्लस m2 बाई r3। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी हो गया g इंटू m टोटल, ऐसे याद कर लो, अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 बाई ओमेगा। इसको इन्वर्स कर दो तो ऊपर आ जाएगा टाइम पीरियड। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट अंडर r³ बाई Gm टोटल, ऐसे, क्लियर। तो ये है बाइनरी स्टार सिस्टम। तो स्टूडेंट, मैंने कोशिश किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अब आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है और आपको नोट्स बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आप मिला के देखो, और जितने क्वेश्चन उसमें आप रिलेट कर पाओगे कंसेप्ट उतनी ही स्ट्रेंथ होगी, ठीक। तो ये था ग्रेविटेशन। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। सी यू देन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।